नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। डिफरेंशिएट 2 रेज टू द पावर cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन करना है। तो पहले तो हम इन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। लेट हम इसको नाम देते हैं y 2 cos स्क्वायर एक्स एंड इसको हमने नाम दे दिया z इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में, यानी कि हमें dy बाई dz निकालना है। आपके माइंड में क्लियर हुआ कि हमें निकालना क्या है, हमें dy बाई dz यहां पर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे dy बाई dx मिल जाएगा। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो dz बाई dx मिल जाएगा। उसको इससे डिवाइड करने पर मुझे dy बाई dz जो मुझे अल्टीमेटली चाहिए वो मुझे यहां पर मिल जाएगा। इन्हें नाम देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा dy बाई dx। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ a की पावर x। एक बार तो इसे हम सेम लिख देते हैं, फिर a की जो पावर है, इनफैक्ट मैं इसे अगर a की पावर fx लिखूं दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, तो एक बार तो वो सेम आ जाएगा। फिर जो उसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और log a उसके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ये होता है a की पावर fx का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर a की पावर cos स्क्वायर x है तो 2 की पावर cos स्क्वायर x सेम आएगा। फिर cos स्क्वायर x का करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 cos x और cos x का होता है माइनस का sin x, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का sin x। और फिर यहां पे आएगा log 2, तो इसे लिख देंगे हम यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू में यहां पे आ गया माइनस का 2 sin x cos x log 2 की पावर cos स्क्वायर x, इसे नाम दे दिया हमने 3। ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर dz ओवर dx मेरे पास आ गया, दैट इज 2 cos x, पहले पावर का किया, cos x का होता है माइनस का sin x। अब यहां पे ये बन जाएगा माइनस का 2 sin x cos x, ये आ गया फोर्थ। अब देखिए यहां मुझे dy ऊपर चाहिए तो मैं थर्ड को डिवाइड कर दूंगा फोर्थ से, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx अपॉन में dz ओवर dx, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा और यहां पे मुझे मिल जाएगा dy बाई dz जो मुझे चाहिए था यहां पर। तो यहां पे क्या आ गया, dy बाई dx की वैल्यू ऊपर लिखेंगे माइनस का 2 sin x cos x log 2 और 2 की पावर cos स्क्वायर x, और नीचे क्या है हमारा, दैट इज dz बाई dx माइनस का 2 sin x cos x। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस, 2 से 2, sin x से sin x, cos x से cos x। तो जो dy बाई dz है वो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहां पे, दैट इज log 2 की पावर cos स्क्वायर x। ये मुझे चाहिए था dy बाई dz, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो हमें करना कैसे होता है कि जब मुझे किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो हम उन्हें कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। अब जिस वेरिएबल में, दोनों एक ही वेरिएबल में दे रखे होंगे, जो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं वो एक ही वेरिएबल में हमें दे रखे होंगे, या तो वो z में या t में या थीटा में,
उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर डिवाइड करने से हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहां पर मिल जाता है। अब इसका जो और वाला पार्ट, जो बी वाला पार्ट है, वो हमसे क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx। तो मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे रिजल्ट दे रखा है। अब यहां पर आप देखें तो मैं इस tan इनवर्स को अगर इधर ले जाऊं तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स इधर जाकर के बन जाएगा tan a स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को आप इधर ले आओ क्योंकि मुझे dy बाई dx चाहिए, तो y वाले पार्ट को आप इधर रखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग आप पूरा लिखेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे पहले पावर का होगा 2y, फिर y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब मैं आपसे कहूं tan a स्क्वायर, आप बोलेंगे सर tan का होता है sec a स्क्वायर, बट नहीं, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो tan का जो एंगल है वो a दे रखा है, दैट इज अ कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म जो है वो एक कांस्टेंट है, जैसे 1 और 2 नहीं आ जाता है डिफरेंशिएशन में, ये ऐसा काम कर रहा है। तो tan a स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यहां पे आ गया माइनस का 2x, तो यहां पे आया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू में माइनस का 2x, 2y इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू में माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू में माइनस का x अपॉन y। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे dy बाई dx जो है वो माइनस का x अपॉन y मिल रहा है। किस तरह से किया, पहले हम tan इनवर्स को उधर ले गए ताकि टर्म सिंपल बने, फिर यहां से x को भी उधर ले गए, केवल y को जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इधर रखा और उसी के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि tan a स्क्वायर कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर केवल dy बाई dx को इधर रखा, बाकी टर्म्स को हम इधर ले गए, तो मुझे dy बाई dx की वैल्यू यहां पर मिल गई है। 22 देखिए, हमें इवेल्युएट करना है tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो इसको हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालते हैं, एंड आफ्टर दैट उसे यहां पुट करके इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस अंदर वाले पार्ट दैट इज cos इनवर्स, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू में थीटा इसे मान लेता हूं। तो इसको इधर ले आए, cos इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा, और यहां पे क्या रह गया √3/2, दोनों को इधर उधर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब cos की वैल्यू √3/2 किस पर होती है, cos की वैल्यू √3/2 आपकी होती है दैट इज 30 डिग्री पे, यानी यहां पे आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। अब इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और ये cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी है आपका, यानी इसकी जो वैल्यू है सॉल्व होके π/6 आ गई, वो आप यहां पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin, और अंदर 2 भी है, हमने केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है, इसके प्लेस पर π/6 रखेंगे, यहां 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, π/3 यानी कि 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया tan इनवर्स ऑफ √3। अब √3 जो है वो tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो यहां पर मैं रख सकता हूं आपका tan π/3, यानी 60 पर होती है, तो √3 के प्लेस पर हम tan 60 रख सकते हैं, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/3, और यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, और ये tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो π/3 हमारा यहाँ पे आ रहा है।
आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे, √3/2 के प्लेस पर आप cos π/6 यहां रख सकते हो, तो सीधा π/6 भी यहां पर आ जाता। ऐसे भी आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे प्रोसीड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 23 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हैं और मुझे उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, क्या है, वो है A वेक्टर इज इक्वल टू में 2i माइनस j प्लस k कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू में i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये मेरे पास क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब इनका एरिया कैसे निकलेगा? मान लीजिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, आई हैव अ पैरेललोग्राम दैट इज ABCD। मेरे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स A वेक्टर और B वेक्टर है। तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दैट इज 1/2 मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी उसके जो डायगोनल्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका जो मॉड्यूलस है उसको 2 से डिवाइड करने पर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। तो इन डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम यहां पर निकालेंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उसके लिए हम मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करेंगे। अब पहले कौन है, A वेक्टर, उसके I, J और K के कोएफिशिएंट 2 -1 1 1 3 -1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। इसको हम रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर देते हैं। यहां पे आ गया I कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 इंटू -1 इज 1 -3, माइनस का J कैप फॉर्मूले से, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 2 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस K कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस यहां माइनस का 1, ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मेरे पास क्या आ रहा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप, यहां माइनस का 3 तो ये प्लस का 3j कैप हो जाएगा प्लस 7k कैप। हम कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे मिलेगा हमें, दैट विल बी 1/2 मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 और मॉड्यूलस कर देते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना बन गया हमारे पास, दैट इज यहां पे आ गया आपका 49 प्लस 9 इज 58, 58 प्लस 4 इज √62/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पे मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो आ गया है √62/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने कैसे किया, जब हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ये, सिंपली डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, उसको 2 से डिवाइड करने पर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर मिल गया। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, find the intervals in which the function fx is equal to 5x की पावर 3/2 minus 3x की पावर 5/2। पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग, सेकंड वन डिक्रीजिंग, यानी हमें वो इंटरवल्स बताने हैं जिनमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो करते हैं, सबसे पहले तो हम इनका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग। तो यहां पे जो f डैश x है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम करेंगे, 3/2 में से एक कम करेंगे
तो यहां पे बच जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 3, यहां पर भी पावर आगे आएगी और यहां पर भी पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर 3/2 बच जाएगा। अब आप यहां देखें तो 15/2 यहां पे कॉमन आ सकता है और एक x की पावर 1/2 कॉमन आ सकता है। तो यहां पे x की पावर 1/2 और 15/2 जाने से यहां बचा 1 और यहां से 3/2 में से 1/2 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो तो बचेगा 1, यानी x की पावर 1 यहां पे बचा। ये मेरे पास f डैश x हो गया। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम इसे 0 के बराबर रखेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे। f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यहां से 15/2 x की पावर 1/2 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, या तो x की पावर 1/2 0 होगा या फिर 1 माइनस x 0 होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू 0 आ गई और यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, यानी x की वैल्यू 2 हमारे पास हो गई 0 से 1। अब हम रियल नंबर लाइन पर चेक करते हैं किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पर 0 यहां पर 1, 0 से छोटी वैल्यूज यानी कि नेगेटिव वैल्यूज तो यहां पर हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां है x की पावर 1/2 जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो √x, और जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इमेजिनरी वैल्यूज हमारे पास यहां पे बन जाती हैं। तो 0 से छोटी वैल्यूज तो यहां पे होंगी नहीं, तो यहां 0 तक, 0 सबसे छोटी वैल्यूज में रहेगी। तो यहां 0 1 इंफिनिटी, तो 0 से 1 के बीच में और 1 से इंफिनिटी के बीच में हमें इसे चेक करना है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो f डैश x का साइन चेक करना है केवल। तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से छोटी वैल्यू मान लीजिए 0.5 ले ली, तो 15/2 तो पॉजिटिव रहेगा और 0.5 का रूट भी पॉजिटिव रहेगा, और यहां पर 0.5 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारा यहां पर जो वैल्यू है हम कहेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in 0 to 1, 0 से 1 के बीच में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अब क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो f(x) इज इंक्रीजिंग इन, तो f(x) जो है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा। ये आप याद रखें कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा। ये अंडरस्टूड है हमें कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, वो हमें चेक करना पड़ता है। अब इसके बाद हम अगला इंटरवल चेक करें 1 to infinity, व्हेन x इज फ्रॉम 1, या फिर हम कहें ग्रेटर देन 1, सीधा कहें तो ग्रेटर देन 1। अब यहां पर आप कहेंगे f डैश x का सिंबल चेक, 1 से बड़ा 15/2 पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू 2 रख दो तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब एक नेगेटिव वैल्यू पूरे को नेगेटिव बना देगी, यानी लेस देन 0, तो f डैश x लेस देन 0 आ रहा है। f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to infinity यहां पर। अब क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f(x) इज डिक्रीजिंग इन, यहां पे ऐसा लिख सकते हो डिक्रीजिंग इन 1 to infinity, यानी वो 1 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग रहेगा। एक तो तरीका ये हुआ इसको करने का, और ये आंसर्स भी करेक्ट हैं आपके। ओपन इंटरवल्स में इसे लिख सकते हो, लेकिन आप इसे एक और तरीके से भी करेंगे और जो मैं कहूं कि ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। अब यहां तक का पार्ट तो सेम रहता है, यहां तक तो सेम करना, इसके बाद वाला पार्ट देखिए। तो जब आप लेंगे व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 1 यहां पर, तो f डैश x जो है
वो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इनफैक्ट आप 0 और 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो आप कहेंगे fx इज इंक्रीजिंग इन, fx इज इंक्रीजिंग इन, fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के अंदर वो इंक्रीजिंग होगा। एंड आगे की बात करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो यहां पे f डैश x जो है वो आपका क्या आ जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। या फिर मैं कहूं लेस देन इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे fx इज डिक्रीजिंग इन, fx इज डिक्रीजिंग इन 1 to infinity। अब इंफिनिटी पर क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता है। अब आप समझे सर आप ये क्या कर रहे हो, कभी ओपन इंटरवल ले रहे हो, कभी क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हो। तो मेरी बात आप ध्यान से समझें, जब भी बात होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तो आपको लेना होता है ओपन इंटरवल, और जब बात होती है केवल इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग की तो आपका आता है क्लोज्ड इंटरवल। बट अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसे डिक्रीजिंग लिख सकते हो। अब आप बोलें कि सर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, किसी ने ये कर दिया तो करेक्ट होगा, किसी ने ये कर दिया तो करेक्ट होगा। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है ना उसके पास उसके कितने पॉसिबल आंसर्स हैं वो सारे लिखे होते हैं, जितने भी उसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो सब उसके पास होते हैं। कुछ ये करके आएंगे, कुछ ये करके आएंगे, दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 का ए पार्ट देखिए। टू फ्रेंड्स while flying kites from different locations, दो दोस्त हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं from different locations, अलग अलग लोकेशंस पे से। मतलब मान लीजिए कि एक यहां इस ए पॉइंट पर है और एक इस पॉइंट बी पर है आपका, और वो कह रहा है कि फाइंड द स्ट्रिंग्स ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। उनकी जो पतंग है, उनकी जो डोर है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। मतलब ए वाले की पतंग मान लीजिए यहां पे उड़ रही है इस पॉइंट पे और ये उसकी स्ट्रिंग है, और बी वाले की पतंग यहां उड़ रही है और ये उसकी स्ट्रिंग है, और उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में क्रॉस कर रही हैं। ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब उन स्ट्रिंग्स को हम ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमें दे रखे हैं। डिटरमाइन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द काइट स्ट्रिंग्स। काइट स्ट्रिंग्स के बीच में बनने वाला एंगल हमें यहां पर बताना है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक होता है जैसे आप मानते हैं जैसे एक कोई डोर है उसमें इस तरह से बन जाता है, तो ऐसा कोई स्लैक उसमें नहीं है। स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, मतलब बिल्कुल हल्की स्ट्रिंग है और वो बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई स्लैक आपका नहीं है। तो उन स्ट्रिंग्स के बीच में बनने वाला एंगल हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं द वेक्टर्स रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग्स, द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग्स आर, जो वेक्टर स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 4k कैप। ये वेक्टर है। तो इनके बीच में एंगल हमें निकालना है। एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय, angle between them is given by, let's say cos theta. Theta is the angle between them. Cos theta is equal to a dot b upon a vector का मॉड्यूलस b वेक्टर का मॉड्यूलस। ये मेरे पास यहां से एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा उनके बीच। तो a डॉट b मैं यहां पर निकाल देता हूं।
ए डॉट बी, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 3 इंटू 2 6 हो गया, -2 इंटू 1 माइनस का 2 हो गया, 2 इंटू 4 में 8 हो गया यहां पे। तो यहां पे आ गया 4 + 8 = 12। एंड ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखें, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √14। एंड बी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आ गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √24। अभी हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू में यहां पे आ गया a डॉट बी इज 12 एंड यहां पे आ गया √14 √24। थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिखते हैं वैल्यूज को, तो इन दोनों पे एक ही बार रूट लिख सकते हैं हम, तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 14 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 7, और इसको करेंगे तो 2 इंटू में 2, 2 से 12, 6, 2, 3, 24। अब पेयर्स देखो कितने बन रहे हैं, एक तो 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, तो 2 का पेयर एक 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में एक 2 इस पेयर का, एक 2 इस पेयर का, और यहां पे क्या बचा 7 3 = 21, यहां 4 से ये 3 टाइम्स, तो cos थीटा इज इक्वल टू में 3/√21। अब देखो 3/√21 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो जो एंगल है वो डायरेक्ट हमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल सकता, तो cos को हम इधर ले आएंगे, तो इसका मतलब जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos इनवर्स 3/√21। ये हमारे पास एंगल आ रहा है। तो एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स के बीच का जो एंगल है वो होगा cos इनवर्स 3/√21। ये मेरे पास एंगल यहां पे आ रहा है। तो सिंपल था क्वेश्चन, हमें वेक्टर्स यहां पर दे रखे थे और वेक्टर्स में का फॉर्मूला हमने यहां पे एंगल वाले फॉर्मूले में वेक्टर्स को यूज किया है और एंगल यहां पर बता दिया है। इसके बाद 25 का बी यानी कि और वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इसके जो और में क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका की जो मैग्नीट्यूड है वो 21 यूनिट्स हो इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ए बी वेक्टर। यानी कि कोई ए बी वेक्टर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको 21 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है जब ए और बी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो गिवन पॉइंट्स ए एंड बी आर, गिवन पॉइंट्स ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है 2 1 3 एंड बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 8 -1 0 R, ये है। तो मैं ए बी वेक्टर निकालूं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहां से आप देखिए तो 8 - 2 I कैप -1 - 1 J कैप प्लस 0 - 3 K कैप। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि पहले आप A के पोजीशन वेक्टर लिखें, B के पोजीशन वेक्टर लिखें और B के पोजीशन वेक्टर्स में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें तो A B वेक्टर आपको मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके I J K उसके साथ लगा सकते हैं तो A B वेक्टर आपको मिल गया। तो A B वेक्टर आपका आ गया, A B वेक्टर आ गया 6 I कैप माइनस का 2 J कैप माइनस का 3 K कैप। अब वो कह रहा है ए बी वेक्टर के अपोजिट। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ए बी वेक्टर के अपोजिट जाना है तो ए बी, ए से बी हम ऐसे जा रहे हैं तो इसके अपोजिट कैसे जाएंगे, ऐसे, यानी बी से ए जाएंगे तो बी ए वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर का अपोजिट है वो क्या होगा, वो बी ए वेक्टर होगा। और ए बी वेक्टर का अपोजिट बी ए वेक्टर मुझे कैसे मिल जाएगा, बी ए वेक्टर होगा माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, यानी माइनस ऑफ ए बी वेक्टर करोगे ना तो बी ए वेक्टर उसका अपोजिट मिल जाता है। यानी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव करने पर उसका अपोजिट वेक्टर हमें मिल जाता है। तो यहां पे क्या हो गया, माइनस का 6 I कैप प्लस का 2 J कैप
प्लस का 3k कैप, ये हमें उसका अपोजिट वेक्टर मिल गया। अब इस अपोजिट वेक्टर क्या कह रहा है वो कि फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन वेक्टर अपोजिट टू ए बी वेक्टर, यानी जो ए बी वेक्टर के अपोजिट है उस वेक्टर की डायरेक्शन में 21 मैग्नीट्यूड का निकालना है। अब मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन, या फिर कह दे पैरेलल, एक ही बात है। वेक्टर कैसे मिलता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस, उसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाता है। कैसा वेक्टर? 1 मैग्नीट्यूड का, यूनिट मैग्नीट्यूड का, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यहां पे हम कहते हैं वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें कैसे मिल जाएगा? I must say unit vector. Unit vector in the direction of BA vector is equal to BA vector upon BA vector का मॉड्यूलस, ये मुझे मिल जाएगा। तो BA वेक्टर तो ऊपर दे रखा है, -6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और BA वेक्टर का मॉड्यूलस मैं नीचे लिख दूंगा, माइनस का 6 का स्क्वायर इज 36, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 49 का रूट हो जाएगा 7, -6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 7। अब आप समझें कि मुझे एक वेक्टर मिल गया, मुझे ये एक वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। ये मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल गया कि जब मैं इस पूरे का मॉड्यूलस करूंगा तो वो 1 आएगा, पूरे का मॉड्यूलस करूंगा तो 1 आएगा। अब आप ध्यान से समझे, कोई ऐसा वेक्टर आपके पास है जिसका आप मॉड्यूलस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। अगर आप इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मिलेगा, 3 से कर देंगे तो इसका मॉड्यूलस 3 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मॉड्यूलस 4 मिलेगा। कुछ पता चला? वो कह रहा है 21 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो इस वेक्टर को मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 21 होगा। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 इज vector of magnitude 21, that will be 21 into BA vector upon BA vector का मॉड्यूलस। ये हमने अभी वैल्यू निकाल दी है, यहां पे पुट करते हैं, -6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहां पे BA वेक्टर का मॉड्यूलस दैट इज 7, 7 से 3, तो यहां पे वेक्टर क्या आ गया? माइनस का 18i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर जो AB के अपोजिट और 21 मैग्नीट्यूड का है। हम एक क्विक रिकैप यहां पर करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने यहां पर पहले AB पॉइंट से जाने वाला AB वेक्टर निकाल दिया, जो क्वाइट इजी टास्क है, आप कर सकते हैं। AB वेक्टर के अपोजिट वेक्टर निकालना था, यानी उसका नेगेटिव हमें कर देना है। तो नेगेटिव करने पर मुझे AB वेक्टर का अपोजिट दैट इज BA वेक्टर मिल गया। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर कैसे मिलता है भाई? इन द डायरेक्शन या पैरेलल कहे तो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है वो उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो मिल गया। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 21 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर लो। तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वो वेक्टर जो AB के अपोजिट डायरेक्शन में, AB के अपोजिट जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में और 21 मैग्नीट्यूड का है, वो ये वेक्टर यहां पर मिल गया है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है दोबारा से वीडियो को देखें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेक्शन C से क्वेश्चन 26 देखिए। The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो आप यहां समझें कि मैं क्या मान लेता हूं कि लेट
A denotes the A be the side of triangle, and its area is denoted by A, और जो उसका एरिया है उसको हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। अब जिस ट्रायंगल की जो साइड है वो A है, उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पर हमारे पास हमें दे भी क्या रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड यानी dA ओवर dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आप बोले सर आपको कैसे पता चला कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? तो आप यूनिट देखकर भी पता लगा सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड ये किसकी है, साइड की, आपकी लेंथ की यूनिट है, और ये टाइम की। तो उसकी जो साइड है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। और हमसे वो कह रहा है कि इसका एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वेयर, यही होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA ओवर dt क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे, देखिए √3/4 ये तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का हो जाएगा 2a dA ओवर dt, पहले पावर का किया और a का फिर dA ओवर dt हो गया। अब dA ओवर dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और इनफैक्ट हमें इस a की भी वैल्यू दे रखी है कि जब ट्रायंगल की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर हो, ये 3 है, 2 से 2 टाइम, तो dA ओवर dt मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर आ गया है। जो भी पहले उसने गिवन पार्ट हमें दे रखा था वो हमने लिख लिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा, उसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो वैल्यूज दे रखी थी उन्हें पुट करने पर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज करना है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें ये दे रखे हैं। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको हम ड्रा कर देंगे। तो उनको ड्रा कैसे करेंगे, हम उनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी वाला सिंबल नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है, इनइक्वलिटी का नहीं। तो x माइनस वाई, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तो एक सिंपल लाइन है, y इज इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, x y, यहां पे x को 0 रखेंगे तो y 0, x को 1 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। यहां इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू में -2, यहां इसका ग्राफ बनाएंगे, x y, जब यहां पर x को 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -2। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा देखिए जरा, -1 इधर माइनस की वैल्यूज होंगी, -2 यहां पे 0, ये नेगेटिव x एक्सिस, यहां माइनस का 1, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पे 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे x0 y0 x1 y1 x1 y1, यहां पर x0 y0, यहां पर ये बन गई लाइन। दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
अगला x0 y1 यहां पर होगा और x -2, 0 यहां पर होगा आपका। तो इन दोनों से लाइन पास होगी, इन दोनों से लाइन को पास करवाएंगे। सो दैट लाइन विल बी लाइक दिस, इस तरह से। दिस लाइन इज x -2y इज इक्वल टू -2। ये लाइन हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें ड्रा करना है इसका कॉमन फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को चेक करना है कि वो किस तरफ होगा। कैसे चेक करते हैं, आप ध्यान से देखें। x -y और इज इक्वल टू वाला सिंबल छोड़ दें, केवल इनइक्वलिटी वाला सिंबल ले लें। अब इस लाइन को देखिए कहां पर है, x -y वाली लाइन यहां पर है। या तो इस तरफ का कोई पॉइंट या इसके दूसरे तरफ का कोई पॉइंट। दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहा है, या तो नीचे वाले हाफ प्लेन का या ऊपर वाले हाफ प्लेन का कोई एक पॉइंट ले लें आप। मान लीजिए मैं यहां पर 3,1 सम यहां पर होगा, वो इसमें पुट कर देता हूं। 3 - 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0। 2 0 से बड़ा होता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अगर ये बात सही है तो जिस हाफ प्लेन में से पॉइंट लिया है उसका फिजिबल रीजन उस तरफ होगा, और अगर बात गलत निकलती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जिस हाफ प्लेन में से लिया है, अगर बात सही है तो उस हाफ प्लेन में होगा, और अगर बात गलत निकलती है तो उसके अपोजिट वाले हाफ प्लेन में। यानी इस वाली लाइन का फिजिबल रीजन तो नीचे की तरफ होगा, ये हमें पता चल गया। इस वाले में करते हैं, x -2y इज ग्रेटर देन -2। ध्यान से देखें तो 0 को ओरिजिन को पुट करना बड़ा आसान रहता है, तो पता चल जाता है। ओरिजिन को पुट कर देता हूं यहां पे, 0 - 0 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -2। क्या ये बात सही है कि 0 -2 से बड़ा होता है? यानी इसका भी फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होगा। दोनों का जो फिजिबल रीजन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखिए कॉमन फिजिबल रीजन कहां बनेगा। कॉमन फिजिबल रीजन बनेगा ये, दोनों का कॉमन फिजिबल रीजन ये बन गया। लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, एक बार ये वाला पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है। इस वाले का तो हमें पता है दैट विल बी 0,0, एंड इस वाले पॉइंट को हम निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। x - y इज इक्वल टू 0, x - 2y इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2, क्योंकि y भी 2 है तो x भी 2 होगा। यहां पुट करने पर y2 x2। सो दिस पॉइंट इज 2,2। तो हम z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर निकाल देते हैं। z की वैल्यू एट 0,0 दैट इज 0 + 0 इज 0। z की वैल्यू एट 2,2 दैट इज 2 + 2 × 2 यानी 6 आ गई। 2 to the 4 + 2 is 6। अब क्योंकि यहां पर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो हमें यहां पर ड्रा करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रा, नाउ वी ड्रा। मैं जनरल बात लिखता हूं, z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। ये हम ड्रा करते हैं जब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हम यहां पर आप लिखोगे, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप एक्चुअली में उसे लिखोगे x + 2y इज ग्रेटर देन 6। ये हम ड्रा करेंगे कि ये कहां पे लाई करता है आपका। तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ ऑफ x + 2y इज इक्वल टू 6, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। अब एक और बात यहां पे निकल के आएगी, जरा देखिए। x को 0 रखिएगा ना तो y 3 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x 6 आ जाएगा। 0,3 x 0 y 3 यहां पर और x 6,0 यहां पर। तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन, आप बोले सर आपने ये लाइन डॉटेड क्यों बना दी, ऊपर डार्क बना रहे थे। अब देखिए डार्क लाइन बनती है तब जब यहां पर इज इक्वल टू वाला पॉइंट हो, यानी उस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स यहां नहीं है। तो जब इज इक्वल टू का सिंबल नहीं होता है तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। और अगर हमारा यहां पर जो पॉइंट है, जो इज इक्वल टू का सिंबल है, तो ऐसे डार्क लाइन बनाएंगे। तो डॉटेड लाइन हमें यहां पर बनाना पड़ेगा।
क्योंकि यहां पे इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अब इसका भी विजिबल रीजन हम चेक करते हैं। मैं पुट करता हूं इसमें ओरिजिन को, तो मैं यहां ओरिजिन को पुट करता हूं 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये बात सही है कि 0 6 से बड़ा होता है? गलत है, यानी नीचे की तरफ ना होकर के इसका फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ होगा। तो इसका फिजिबल रीजन मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा फिजिबल रीजन। अब आप ध्यान से देखें, तो क्या पहला वाला जो फिजिबल रीजन है और जो हमने अब फिजिबल रीजन बनाया है उसमें कुछ कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है? बहुत सारा पार्ट कॉमन है। आप बोले सर ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है दोनों में। अगर दोनों में कॉमन आ जाता है तो उसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि दोनों में अगर कॉमन पोर्शन आ जाता है तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी। तो हम कह देंगे x + 2y इज ग्रेटर देन 6 हैव कॉमन फिजिबल रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन। सो इट विल हैव नो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। और आप बोले सर अगर कॉमन नहीं आता तो, अगर कॉमन नहीं आता तो वही वैल्यू जो पहले मैक्सिमम थी वही मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाती। अब ये मिनिमाइज करने के लिए भी आ जाता है, तो उस केस में आप z लेस देन मिनिमम वैल्यू ड्रा करेंगे और सेम कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैक्सिमाइज करना होता है अनबाउंडेड के केस में, तो अनबाउंडेड के केस में आपका z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू हम ड्रा करते हैं। मिनिमाइज करना होता है तो z लेस देन मिनिमम वैल्यू हम ड्रा करते हैं। और अगर कॉमन आ जाता है तो कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होती, और अगर नहीं आता है तो वही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी जिससे हम ड्रा कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन से है। हमने इसको लेट i इज इक्वल टू ये पार्ट यहां पर मान लिया है। अब पहले हम सिंपल देखें तो इसका सिंपली तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, फिर हम सब्स्टिट्यूशन भी करना चाहें तो भी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हमें यहां पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन से पहले करनी होगी। तो मुझे क्या सिंप्लीफिकेशन यहां पर दिख रही है कि मैं यहां दो फॉर्मूले यूज कर सकता हूं। विच फॉर्मूले? एक फॉर्मूला है हमारा sin 2θ का, दैट इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ, एंड एक होता है 1 + cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ। दोनों में एंगल का हाफ हो जाता है। तो ऊपर यहां पे क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा x + 2 sin एंगल का हाफ दैट इज x/2 cos x/2, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ दैट इज x/2 dx। 2 cos स्क्वायर x/2 को मैं दोनों के डिवाइड में लिख दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 cos से एक पावर कैंसिल हो गई, 1/2 को बाहर रखेंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल x, cos स्क्वायर ऊपर जाकर के बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, और यहां पे sin अपॉन cos बन जाएगा tan x/2 dx। अब इस वाले पार्ट को तो सेम रखेंगे, और यहां अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, आइलेट क्या कहता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक से एल्जेब्रिक पहले है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और यहां इंटीग्रेटिंग बाय फर्स्ट पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 1/2, और यहां पे आपका फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर होल टर्म का इंटीग्रेशन, और प्लस में ये जो टर्म यहां पे चल रही है जिसको सेम हमने यहां पर रखा है। आप ध्यान से देखें तो
यहां 1/2 है x, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 10, एंगल है x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 माइनस यहां पे आपका sec स्क्वायर x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा 1/2 और यहां पर dx भी रहेगा आपका क्लोज्ड ब्रैकेट और यहां पे 10x/2 dx। ये 1/2 जो है वो दोनों के डिवाइड में आएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, इससे कैंसिल, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, इससे कैंसिल। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x 10x/2 माइनस 10x/2 dx प्लस का 10x/2 dx। आप ध्यान से देखें तो ये माइनस में है टर्म, ये प्लस में है टर्म और यहां पे आपका प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां पे आ जाएगा x 10x/2 प्लस में c। नाउ क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का, किस तरह से किया है हमने। पहले हमने दो फॉर्मूले, एक sin 2 थीटा का और एक 1 प्लस cos 2 थीटा का यहां पे यूज कर लिया। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा एंगल का हाफ, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एंगल का हाफ किया, दोनों के डिवाइड में लिख दिया, 1/2 को बाहर लेकर यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया और सिंपल 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ये टर्म प्लस की, ये टर्म माइनस की कैंसिल हो गए, x 10x/2 यहां पर बचा, प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर रह गया है। अब इसके और वाला पार्ट जरा देखिए, 0 to π/4 dx cos क्यूब x अपॉन √2 sin 2x, यहां पर भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर sin 2x है, बाहर cos क्यूब x है, तो सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन से पहले थोड़ा सा यहां पे हमें करना होगा। यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 to π/4 dx अपॉन में यहां पे आ जाएगा cos क्यूब x और यहां पे आ गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin, एंगल का हाफ करेंगे तो x cos x, ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर यूज कर लिया। आप बता देंगे यहां पे रीजन में बता देंगे, बिकॉज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। और यहां पर मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट और करने वाला हूं, cos x से डिवाइड कर दिया और cos x से ही मल्टीप्लाई केवल रूट के अंदर, मैंने ऐसा कर दिया। आई रिपीट माय वर्ड्स कि रूट के अंदर ही cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखो कि यहां पर ओके एक 2 पहले से प्रेजेंट था और एक 2 आया फॉर्मूले से, यहां 2 2 हो गए, एक 2 तो यहां पहले से था और sin 2 थीटा वाला 2 भी तो आएगा फॉर्मूले का, यहां तो 2 2 हो गए यहां पर, तो पेयर बन रहा है, देखिए 2 का पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा और cos x का पेयर बन रहा है वो भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पे 0 to π/4 यहां हो गया dx, 2 का पेयर बना वो बाहर आ गया और cos x का पेयर बन रहा है वो भी बाहर आ जाएगा, तो वो हो गया cos की पावर 4x और रूट के अंदर 10x। आई होप आपको क्लियर हुआ है क्या किया है हमने, जो एक cos x बाहर आया वो cos की पावर 4 हो गया और जो 2 का पेयर बन रहा था वो बाहर आ गया। इस cos की पावर 4 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा आपका sec की पावर 4x, sec की पावर 4x अपॉन रूट 10x dx। sec की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x ओवर रूट 10x dx। अब इस sec स्क्वायर x का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। आप बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर होगा। 0 to π/4 यहां 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन में रूट 10x dx। अब हमने इसे सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी कर दिया, अब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम यहां पे पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 10x को t, 10x को t, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये टर्म तो dt बन जाएगी। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी कि जब आपका x 0 है
जब x को 0 पुट कर लोगे तो tan 0 0 होता है। जब x को पाई बाई 4 पुट करोगे तो t की वैल्यू tan पाई बाई 4 यानी कि 1 आ जाएंगी। नई लिमिट्स आ गई 0 to 1। तो यहां पे आ गया 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये बन गया dt, और यहां पे है रूट t या t की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब t की पावर 1/2 को दोनों के डिवाइड में लिखो, यहां पर कर रहा हूं मैं इसको, आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे। 0 to 1 यहां इसके अपॉन में आएगा 1 अपॉन t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 2 अपॉन t की पावर 1/2 dt। तो यहां पर तो आपका आ गया क्या, यहां पर तो आ गया 0 to 1 t की पावर -1/2, और यहां पे ऊपर 2 - 1/2 हो जाएगा 3/2 t की पावर 3/2 dt। इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 1 t की पावर -1/2। कैसे करते हैं, x की पावर n का पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर नीचे आ जाती है। तो t की पावर -1/2 प्लस 1, ये 1/2 हो गया अपॉन में 1/2, प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2। इंटीग्रेशन हो गया। तो अब लिमिट्स यहां पे आ जाएंगी 0 to 1, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 t की पावर 1/2, 2/5 t की पावर 5/2, लिमिट्स 0 to 1। 1 पुट करते हैं भाई, 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाता है, तो 2 + 2/5 आ गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, यहां पे आ गया 5 2 ज़ा 10 आपका, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2/5 यानी 12/5। आई थिंक यहां पे कुछ मिस्टेक हमसे हुई है, दैट विल बी कि आपका यहां पे 2/5 ये रहेगा, एंड एक 2 को हम यहां पे भूल गए हैं, दैट इज ये वाला 2 जो यहां पे था, 2 इसके साथ 1/2 यहां पे ये 2 था आपका, तो ये भी 2 रहेगा यहां पे 1/2 यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, ये वाला 2 रह गया हमसे 1/2 6/5। तो यहां पे इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 6/5। तो यहां पे जो 2 था ये हम भूल गए थे, यहां पे इसको लिखना पड़ेगा, ये साथ में जाएगा इसके, जस्ट जहां भी आप करते जा रहे हैं वहां पे 2 रहेगा, ये 2 बाद में कैंसिल करके इसको 6/5 बनाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का, कि पहले हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर cos x से डिवाइड किया, क्योंकि रूट के अंदर अगर मैं sin x रखता ना तो मैं sin x को पुट करके ऊपर से cos x को तब भी नहीं हटा सकता था। तो मैं जब cos x को ऊपर ले जा रहा था तो वो sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो रहा था, और sec स्क्वायर x को अगर हटाना है तो tan x इसको बनाना पड़ता है, तो tan x बनाने के लिए cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने cos x से डिवाइड किया, ताकि नीचे tan x बने और मैं उसे सब्स्टिट्यूट करके ऊपर से एक sec स्क्वायर x को तो कम से कम निकाल पाऊं। तो मैंने यही किया है और मुझे आंसर इसका 6/5 यहां पर मिल गया है।